चलो है जो मैंने कल वाला सेशन स्टार्ट करा था या जाते जाते मैंने चीजें रखी थी तो वो नागों की सत्ता पर डिपेंड था। और नागों की सत्ता को लेकर के मैंने एक पॉइंट या एक पार्ट डिस्कस करा था गोपीनाथ के क्षेत्र का त्रिशूल स्तंभ। मैंने कहा कि उत्तराखंड में जो नागों की सत्ता है उसके साक्ष्य मिले हैं और जो नागों की सत्ता के साक्ष्य उत्तराखंड से अवेलेबल हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य गोपेश्वर क्षेत्र के गोपीनाथ मंदिर के त्रिशूल पर लिखे हुए लेखों के द्वारा मिले। और जो गोपीनाथ की इस त्रिशूल पर जो नाम लिखे हुए हैं उनमें मैंने एक राजा का नाम बताया था अंशुनाग, एक राजा का नाम बताया विभुनाग, एक राजा को बताया स्कंदनाग और एक राजा को बताया गणपति नाग। और इन चारों राजाओं में से ये जो त्रिशूल स्तंभ स्थापित करवाने वाला राजा था उसको लिखा गया है गणपति के नाम से। और इस गणपति नाम के राजा की विशेषता ये कि अगर इस पूरे नागवंश की सत्ता को देखा जाए तो सबसे महान राजा की स्थिति में भी कौन था? गणपति ही था। और इसकी महानता के प्रमाण एक तो त्रिशूल स्तंभ को स्थापित करने के रूप में है, लेकिन दूसरा प्रमाण मैंने आपके बीच में रखा कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो इस कश्मीर के क्षेत्र में एक मंदिर पड़ता है, इस मंदिर का नाम है शुद्ध महादेव मंदिर। कहते हैं कि इस शुद्ध महादेव मंदिर से भी हमको कुछ एविडेंस कलेक्ट हुए हम लोगों के, और जो एविडेंस वहां से कलेक्ट हुए वहां पर भी जिस राजा का नाम लिखा हुआ है वो राजा आपका गणपति। और कुछ तो ये भी कह लेते हैं कि जो बाड़ाहाट का क्षेत्र है, इस बाड़ाहाट के क्षेत्र में जो शक्ति मंदिर है, जो शक्ति मंदिर मैंने कल कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट समीप बना हुआ है, उस शक्ति मंदिर के अगर आप अंदर जाओगे तो वहां पर आपको 6 मीटर ऊंचा क्या मिलता है? एक त्रिशूल मिलता है। और जो त्रिशूल वहां पर मिला है उस त्रिशूल पर एक गणेश्वर नाम के राजा का नाम लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कौन था? गणपति ही था। तो चाहे इस डाटा को उठा लो, चाहे इस डाटा को उठा लो, चाहे इस वाले को कनेक्ट कर लो, इस राजवंश का सबसे महान राजा कौन मिला? गणपति नाम मिला। अब ये जो गोपीनाथ का त्रिशूल स्तंभ है, इस त्रिशूल स्तंभ पर वीडियो वीपीडीओ एग्जाम 2021 दिसंबर के महीने में पेपर प्रश्न बना। और प्रश्न था कि जो गोपीनाथ के क्षेत्र का त्रिशूल स्तंभ है, जो पेपर लीक हुआ था, है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गोपीनाथ के क्षेत्र में जो त्रिशूल स्तंभ स्थापित है, ये त्रिशूल किस सदी का है? कौन सी? नहीं, 12वीं नहीं। उसमें दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था 5वीं छठी, दूसरा ऑप्शन था 6वीं 7वीं, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन अलग अलग। तो जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इस त्रिशूल स्तंभ को स्थापित करने का जो समय होगा वो 6वीं 7वीं सदी होगा। और यही आंकड़ा आपने याद रखना है कि ये जो गोपीनाथ का त्रिशूल स्तंभ है इसको 6वीं 7वीं सदी के लगभग आपके राजा गणपति नाग ने स्थापित कराया। लेकिन कहते हैं कि गणपति नाग जब राजा बना तो राजा के पद पर बैठते बैठते जब उसको 2 साल हो चुके थे, तो शासन सत्ता को चलाते हुए जब 2 वर्ष बीत चुके थे, तो तब जाकर के उसने क्या करा? त्रिशूल स्तंभ को स्थापित कराया था। तो एक साक्ष्य नागों की सत्ता के गोपीनाथ का त्रिशूल स्तंभ, और दूसरा मैंने कहा शक्ति मंदिर या बाड़ाहाट के क्षेत्र में स्थापित शक्ति त्रिशूल स्तंभ में भी जानकारी है। यहां से आपको जो राजाओं का जिक्र मिला उसमें से एक राजा है गणेश्वर और एक राजा का नाम है गुहा। और इस गुहा नाम के राजा के ऊपर हाल ही में जो पीसीएस का प्री एग्जाम था उस एग्जाम पेपर में प्रश्न बना था कि गुहा का संबंध किस राजवंश से था? तो गुहा का संबंध नागों की सत्ता से है। अब यहाँ पर कोई कहानियां नहीं है, क्योंकि हम उस दौर के इतिहास की बात कर रहे हैं जो लगभग 5वीं 6वीं 7वीं सदी के इतिहास को दर्शा रहा है। कहानियां आएंगी जब मैं कराऊंगा कत्यूरियों की हिस्ट्री, जब मैं कराऊंगा चंद राजवंशों की हिस्ट्री। अभी आप सिर्फ ऐसा लेते हुए चल सकते हो कि जो भी हिस्ट्री हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो टुकड़ों में बटी हुई है, और टुकड़ों में बटी हुई वो जो हिस्ट्री है उसको भी मैं समेट उन पॉइंट्स को रहा हूं जो एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से एक पार्ट क्या है आपका? नागों की सत्ता के एविडेंसेस हैं। और दूसरा आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ये याद रखना है कि बाड़ाहाट का जो शक्ति मंदिर है, इस शक्ति मंदिर से एक लिपि का जिक्र मिला जिस लिपि को हम लोग शंख लिपि के नाम से पुकारते हैं। बस इतने आंकड़े क्या करने हैं आपने नागों की सत्ता के रूप में याद रखने होते हैं। अब कहते हैं कि ये जो नागों की सत्ता थी, इन नागों की सत्ता को
परास्त करने का जो काम किया था, वो करने का श्रेय जाता है मौखरियों को। और भारत की हिस्ट्री में मौखरियों की सत्ता को एक तरीके से अपदस्थ करने वाला जो राजवंश था वो वर्धन राजवंश हुआ। और वर्धन सत्ता का अगर कोई सबसे बड़ा महान शासक यहां पर बैठा तो उस राजा का नाम था हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन की हिस्ट्री कैसी कैसी थी, तो उसको लेकर के उत्तराखंड से एक दो पॉइंट कनेक्ट किए जाते हैं, जिस पॉइंट का संबंध है 634 ईस्वी से। और ये 634 ईस्वी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कब? जब वैनसांग नाम का यात्री चीन से होता हुआ इंडिया पहुंचा था। तो आप वहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोगों की जो हिस्ट्री उत्तराखंड की है, उस उत्तराखंड की हिस्ट्री में हर्षवर्धन का जब दौर चल रहा था, तो कहते हैं कि इसके समकालीन हमारे इस राज्य में एक राजवंश जारी हुआ था या स्थापित हुआ था, जिस राजवंश का नाम था पौरव। और जिस पौरव राजवंश का हमारे बीच में उल्लेख मिलता है, इस पौरव नाम के राजवंश के लिए एक दूसरा शब्द का प्रयोग होता है, जिसको हम ब्रह्मपुर राज्य कहते हैं। और कहते हैं कि ये पौरव वंश हो या ब्रह्मपुर राज्य हो, ये पर्वतों से घिरा होने के कारण पर्वताकार राज्य भी कहलाए। तो मैं तीनों राजवंशों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जिसमें से एक शब्द आपका पर्वताकार राज्य, एक शब्द है आपका पौरव राजवंश, और तीसरा शब्द है ब्रह्मपुर राज्य। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं इससे। अब ये जो राजवंश मैंने पर्वताकार रखा, या जिसको मैं पौरव कह रहा हूं, या जिसको मैं ब्रह्मपुर की संज्ञा दे रहा हूं, सबसे पहले तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि इस राजवंश को पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या क्या है। और जिस सोर्स को लेकर के मैं यहां पर डिस्कस चीजें करूंगा, वो सोर्स एग्जाम पेपर में पुटअप किया जाता है, कई बार आता है। जब हम क्या करते हैं, इस राजवंश की स्टडी करते हैं, तो हम एक जिले में पहुंचते हैं, उस जिले का नाम है अल्मोड़ा। वही अल्मोड़ा जिसको उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। इस अल्मोड़ा के क्षेत्र में तालेश्वर नाम का एक एरिया है। हालांकि इस नाम से एक एरिया आपका पिथौरागढ़ में पड़ेगा। और जब अल्मोड़ा के तालेश्वर के क्षेत्र में हम गए, तो हमारा वहां पर पहुंचने का समय था सन 1915। मैं 1915 में कहा जा रहा हूं? तालेश्वर। और तालेश्वर कहां पर है? अल्मोड़ा में है। और जब मैं यहां पर पहुंचा, तो मुझे यहां पर एक चीज मिली, वो थी ताम्रपत्र। ताम्रपत्र यानी मेरे पास तांबे का धातु के रूप में एक लिखी हुई कुछ चीजें हैं, उस पर तांबा है और उस पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इसको मैं ताम्रपत्र कहूंगा। मैंने कहा कि अगर मैं पत्थर शिला पर कुछ लेख लिखता हूं, तो मैं उसको शिलालेख का नाम देता हूं। फिलहाल मैं कहां पर? तालेश्वर अल्मोड़ा में हूं। कब गया? 1915। और मुझे क्या मिला? यहां पर ताम्रपत्र मिला। अब मैंने जब इस ताम्रपत्र को उठाया, तो इसमें संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कौन सी भाषा में? एक एक आंकड़ा इसका इंपॉर्टेंट है। संस्कृत तो भाषा थी, लेकिन लिपि थी ब्राह्मी। और इस ताम्रपत्र में यह स्पष्ट लिखा गया कि एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था धुतिवर्मन। ताम्रपत्र में लिखा कि इस ताम्रपत्र को जारी कौन कर रहा है? ध्यान से सुनना इस लाइन को, ठीक? धुतिवर्मन। तो इसमें क्या हुआ, मैंने कहा कि जारी करने वाला राजा बताया, लेकिन इसी ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि पौरव नाम का एक राजवंश था, जिसकी सत्ता को स्थापित करा था विष्णुवर्मन फर्स्ट ने। 2023 में एक पेपर हुआ था पटवारी का, शायद आप में से किसी ने वो फेस किया होगा। पहला पटवारी जनवरी में हुआ, दूसरा हुआ था 12 फरवरी 2023 को। और उसके जस्ट 1-1.5 महीने बाद एक पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, जिसको कराया था यूकेपीएससी ने। उसमें साइंस के क्वेश्चन भी थे, रीजनिंग के नाम पर मैथ्स पूछी गई थी, है ना। और उसकी कट ऑफ 54, 53, 55 इतने नंबर वाले सिलेक्शन ले गए थे। उस पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताओ तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? किससे? समझ में आ रहा है? लेकिन इस ताम्रपत्र में संस्थापक बताया गया है किसे? विष्णुवर्मन प्रथम। फिर मैंने जब इस ताम्रपत्र को और डिटेल से पढ़ा,
तो ताम्रपत्र में एक दूसरे राजा का नाम लिखा हुआ है, इसका नाम अग्निवर्मन। और अग्निवर्मन के बारे में लिखा हुआ है कि इस राजवंश का अगर कोई सबसे महानतम राजा की भूमिका में स्थापित हुआ तो वो कौन रहा? अग्निवर्मन। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, और जब मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी तो मुझे जिक्र धोतीवर्मन का मिला। इसी ने इसको जारी किया और इसी का नाम मिला। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस शासन सत्ता को चलाते समय धोतीवर्मन ने प्रशासन पर थोड़ा सा फोकस किया। अभी तक हमने कुडिंद पढ़ लिया, सुंग पढ़ लिया, शक पढ़ लिया, युधे पढ़ लिया, कुषाण पढ़ लिया, हमने गौमित्र पढ़ लिया, यदु पढ़ लिया, यानी नाग तक पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं, लेकिन कहीं पर प्रशासन का जिक्र नहीं था। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं? ताम्रपत्र में धोतीवर्मन को सीधा सीधा रिप्रेजेंट करा गया कि इस व्यक्ति ने क्या करा, प्रशासन को व्यवस्थित किया। और प्रशासन की जानकारी हम पूरे उत्तराखंड के इतिहास में यहां पर पहली बार सुन रहे हैं। तो हम इस बिहाफ पर यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पूरे इतिहास का पहला प्रशासनिक राजवंश कौन सा बना? राजवंश, पौरव वंश। पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा था? पहला राजनीतिक था कुडिन वंश। और पहला ऐतिहासिक वहीं पर लिखा है कौन था? कार्तिकेयपुर, या उसी को आपने कत्यूरी कहना आगे। लेकिन पहला प्रशासन को स्थापित करने वाला जो काम किया था वो करने वाला राजवंश कौन सा हुआ? हो जाएगा इतना याद। और इस ताम्रपत्र में एक राजा विष्णुवर्मन सेकंड बताया गया। इस राजा के बारे में कहते हैं कि इसने अंतिम रूप से इस राजवंश की सत्ता को चलाया। तो संस्थापक विष्णुवर्मन फर्स्ट, अंतिम राजा विष्णुवर्मन सेकंड, सबसे महान राजा अग्निवर्मन, लेकिन प्रशासन को व्यवस्थित रूप से लाने वाला धोतीवर्मन था। मैं किस में पढ़ रहा हूं? ये ताम्रपत्र कौन सा? तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश की जानकारी दे रहा है? और पौरव राजवंश के संबंध में ये ताम्रपत्र कब खोजा गया? भाषा कौन सी देखी और लिपि कौन सी देखी? हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये जो राजवंश था जिसको आप पौरवों के नाम से पुकार रहे हो, इस राजवंश में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख मिला, प्रशासन की जानकारी मिली। और प्रशासन की जानकारी का मतलब यह है कि माना यह संस्थान है, इस संस्थान में एक डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर के नीचे कुछ और पदाधिकारी हैं, कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ मैनेजमेंट को संभालने वाले हैं। तो जो पौरव वंश के शासन की बात है, वहां पर इन लोगों ने ऐसा सिस्टम क्रिएट करा कि एक राजा होगा और राजा के अंडर और पदाधिकारी काम करेंगे। तो आपका आयोग क्या करता है? इन पदाधिकारियों पर प्रश्न पूछता है। पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर हुआ था, पेपर सब दिया करो, समझ रहे हो? तो उस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में एक सवाल आया था कि बताओ, एक पदाधिकारी है जिसका नाम सुकारपति है, वो सुकारपति क्या काम करता था? आप जो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, आपको पुराने पेपरों के क्वेश्चन रट जाने चाहिए, इतना डूब जाना आपको। समझ में आ रहा? तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में मैंने कहा कि सुकारपति नाम के पदाधिकारी पर प्रश्न आया। प्रवक्ता का एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें आपका जो प्रश्न आया था वो भूमि बंदोबस्त करने वाले पदाधिकारी पर आया था। और जितने भी पदाधिकारी इस पौरव राजवंश के दौर में हम लोगों को मिले, तालेश्वर ताम्रपत्र कहता है कि एक पदाधिकारी है जिसका नाम राजा है। ये कौन सा ताम्रपत्र कह रहा है? तालेश्वर कह रहा है। और ताम्रपत्र कह रहा है कि जो राजा है वो प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी। मैं इन सारे के सारे पदाधिकारियों को आज ही याद कराऊंगा आपसे। मैंने कहा कि एक पदाधिकारी है राजा, और वो राजा प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था। अब सवाल बनता है कैसे और क्यों? तो हमारे यहां एक सिस्टम काम करता है, जिस सिस्टम के तहत हमारे पास एक होती है कार्यपालिका, है ना?
और एक होती है न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। आजकल आप लोगों की भी पॉलिटी चल रही है। तो अगर माना मैं राजा हूं या मैं कोई सभी पदाधिकारी हूं और मुझे ये अधिकार है कि मैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन तीनों को कंट्रोल में रख सकता हूं और तीनों के जो फैसले हैं उन फैसलों पर अपनी ओर से हस्तक्षेप कर सकता हूं। यानी अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर कोई अंतिम रूप से कंट्रोल रख रहा था तो ताम्रपत्र कह रहा है कि वो कौन सा था, वो पदाधिकारी राजा था। इसलिए ये प्रशासन का क्या होगा, सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। इस राजा के पद को थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए हिस्ट्री में कई सारे स्टेप उठाए गए। शायद मैंने बताया हो कि जब सम्राट अशोक का जिक्र आता है तो उसके अभिलेखों में उसको देवानाम पियदसी कहा गया। पहले राजा को कोई नहीं पूछता था। इन लोगों ने हिस्ट्री में क्या करा, राजा के पद को यूनिक बनाने के लिए अशोक ने अपने आप को क्या कह दिया, देवानाम पियदसी। उसने कहा कि मैं देवताओं का प्रिय हूं इसलिए मैं राजा हूं। फिर दौर बढ़ा और अशोक के बाद के जो राजा आए गुप्तों में, उन्होंने कहा कि हम देवपुत्र हैं। उपाधि क्या रख ली, देवपुत्र उपाधि थी। और देवपुत्र का मतलब यह है कि उसने कहा कि हम राजा इसलिए हैं क्योंकि हम कौन हैं, देवताओं के पुत्र हैं। लेकिन इसके बाद के राजा और महान निकले। उन्होंने जब अपना शासन सत्ता चलाई तो उन्होंने कहा कि तुम होंगे देवताओं के प्रिय और होंगे देवताओं के पुत्र, हम तो खुद में क्या है, देवता है, इसलिए हम राजा हैं। ये हिस्ट्री है। और यहां पर मैंने कहा कि प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन पर अंतिम रूप से कंट्रोल किसका था, राजा का। ये पहला बिंदु पौरव वंश के प्रशासन का। लेकिन ताम्रपत्र कहता है कि इस पूरे प्रशासन में जो दूसरा पदाधिकारी था, इस पदाधिकारी को कहा गया कुमारात्य। और ये इंपॉर्टेंट पदाधिकारी था। और इसका काम क्या था, या इसकी स्थिति क्या थी कि भविष्य में अगर कोई कैरेक्टर राजा के पद को संभालता था तो उसको कहा जाता था कुमारात्य। लेकिन इस ताम्रपत्र में एक शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द था सर्व विषयगत। ये सारी डिटेल मैं खुद से नहीं दे रहा हूं, मैं तालेश्वर ताम्रपत्र को पढ़ रहा हूं और उस ताम्रपत्र में जो जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं मैं उनकी डिटेल रख रहा हूं और इनके बीच से केवल एक नंबर का सवाल बनता है। जब मैंने ताम्रपत्र को पढ़ा तो मैंने कहा कि सर्व विषयगत शब्द का यूज हुआ और ये जो सर्व विषयगत नाम का पदाधिकारी था ये इस समय भूमिका निभा रहा था प्रधानमंत्री की। राजा जिससे सलाह ले रहा है और जो राजा को अच्छे कामों की सलाह दे रहा है वो सर्व विषयगत था। और इसी सर्व विषयगत के लिए एक दूसरा शब्द ताम्रपत्र में यूज हुआ है, इसको कहा गया अमात्य। तो ये कौन होगा, ये राजा का प्रधानमंत्री है जो राजा को क्या करेगा, सलाह मशवरा देगा। किस में पढ़ रहा हूं ये चीजें, तालेश्वर ताम्रपत्र। बोर्ड तो नहीं हो रहे हो, ऊपर से तो नहीं जा रहा, बोल दो सही चल रहा है। चलो पेपर निकालना है, ठीक। अब मैंने इस ताम्रपत्र को और खोला और उस ताम्रपत्र को खोलते हुए मुझे एक शब्द दिखा जिस शब्द का नाम था कोटाधिकरण। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके गांव का नाम कोट होगा, ये उनके गांव का नाम नहीं होगा तो अगल बगल कोई गांव ऐसा होगा जिसके गांव को कोट नाम दिया गया है, होगा शायद आप में से अगल बगल में कोई। कोट शब्द का मतलब होता है किला। एक किला हमारे यहाँ भी होता है जो गाय भैंसों का होता है, वो वाला किला नहीं है, ये महल टाइप का था। राजा माना करणपुर आ गया श्रीनगर से, तो राजा ने अपने रहने के लिए यहां पर 2-4 कमरों का एक महल बना लिया, तो वो कोट बना दिया। और कोई पदाधिकारी अगर राजा के महल की क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहा था,
तो तालेश्वर ताम्रपत्र कहता है वो पदाधिकारी कौन था? कोटाधिकरण। एक राजा, दूसरा कुमारात्या, तीसरा सर्वविषयगत या अमात्या, और 14 पदाधिकारी कोटाधिकरण होता है। लेकिन जब मैंने इसके ताम्रपत्र को और खोला तो मुझे एक और पदाधिकारी मिला, इसका नाम था प्रतिहार। एक एक शब्द याद रखने आप लोगों ने। और प्रतिहार के बारे में तालेश्वर ताम्रपत्र क्या कहता है कि ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को राजा ने अपनी जो राजधानी बनाई है एक, और राजा की जो फैमिली है, अगर कोई इनकी सुरक्षा करने का काम कर रहा था तो ताम्रपत्र कहता है कि वो प्रतिहार हुआ करता था। आप जब दूरदर्शन देखते थे राजाओं वाले एपिसोड, तो उसमें आपको क्या दिखता था कि एक व्यक्ति है, वो महल के अंदर जा रहा है, ठीक, लेकिन क्या होता है कि जब तक वो महल के गेट में पहुंचता है, उसको गेट में ये मिल जाते हैं, रहते थे खड़ी हूं, तो हाँ, द्वारपाल जिसको आप कह रहे हो, तो आपसे वो उससे पूछता था कि भाई कौन हो, कहां से आए हो, काम क्या है। तालेश्वर ताम्रपत्र में इनका भी जिक्र है। इनको ताम्रपत्र में एक शब्द से रिप्रेजेंट किया गया, वो शब्द था राजद्वारिक। शब्द क्या है? राजद्वारिक। यानी राजद्वारिक क्या काम करेगा? महल में आने वाले और महल से जाने वालों पर कोई निगरानी अगर रख रहा था तो ताम्रपत्र के हिसाब से वो राजद्वारी कहलाए। फिर आपने उसी प्रोग्राम में देखा होगा कि वो व्यक्ति अंदर गया, राजा के कमरे में गया, और राजा को एक मैसेज देना था, लेकिन मैसेज लिखा हुआ है एक पत्र में, तो एक लंबा चिट्ठा खोलता था। इस ताम्रपत्र में इसका भी जिक्र है। कहते हैं कि जो आपका व्यक्तित्व इस प्रकार के काम को करता था, इस कैरेक्टर को एक शब्द से रिप्रेजेंट किया गया, जिस शब्द को हम लोग कारगी कहते हैं। यानी कारगी कौन होगा? जो राजा को संदेश देगा और राजा के संदेशों को दूसरे राजा के दरबार तक पहुंचाएगा, तो वो कौन होगा? वो कारगी कहलाएगा। राजा के जो सिस्टम थे इस समय तालेश्वर ताम्रपत्र के हिसाब से, वो ये था कि राजा भोजन जब करता था तो ऐसा नहीं होता था कि लो महाराज खाना खा लो। भाई अब राजा है, उसके प्राणों की वैल्यू है। वो हम लोगों की तरह थोड़ी ना कि चले गए मोमो खाने, उठा ली प्लेट। राजा पहले जो भोजन राजा को दिया जाता था, उसको पहले राजा नहीं खाएगा, उसको या तो कुत्ते को खिला दिया जाता या तो बिल्ली को, कि अगर जहर वगैरह वगैरह मिला होगा तो पहले यही मरेंगे। राजा तो जीवित रहेगा, प्राणों की वैल्यू है भाई राजा की। तो राजा ने क्या करा हुआ था कि इस सिस्टम को थोड़ा सा और व्यवस्थित करने के लिए भोजन विभाग का एक मुखिया बनाया था, और वो जो भोजन विभाग का मुखिया होता था उसको कहते थे सुकारपति। ये पिछले साल के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पुटअप किया जा चुका है। सुकारपति कौन होगा? भोजन विभाग का मुखिया। तालेश्वर ताम्रपत्र मैंने फिर खोला, और इस तालेश्वर ताम्रपत्र को खोल करके मुझे एक और पदाधिकारी का उल्लेख मिला। ये पदाधिकारी था दंडपासिक। हमारे यहां आज डंडा लेकर कौन घूमता है सड़क में? पुलिस। तो इनके समय में पुलिस का काम था। तुम में से भी कोई आगे चल करके दंडपासिक बनने वाले, बहुत सारे बनेंगे। यानी ये पदाधिकारी कौन होगा? ये पदाधिकारी पुलिस विभाग का मुखिया होगा। समझ में आ रहा है? तो पुलिस विभाग का मुखिया कौन? दंडपासिक। मैंने कहा राजा के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला कारगिक। लेकिन राजा को या राजा के दरबार में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी निगरानी कौन रखता? वो राजद्वारी रखता। और भोजन बनाने का काम सुकारपति के हवाले। मैंने इस ताम्रपत्र को फिर खोला, और ताम्रपत्र को खोलने के बाद मुझे फिर एक पदाधिकारी का उल्लेख मिला। यह था बलाध्यक्ष। और बलाध्यक्ष वो पदाधिकारी था जो सेना को लीड करता था। भाई जिसके पास बल होगा वही तो सेनापति बनेगा।
तो यहां पर वो काम कौन करेगा? बलाध्यक्ष करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि तालेश्वर ताम्रपत्र कहता है कि बलाध्यक्ष जो था वो 3 टाइप की सेनाओं को लीड कर रहा था। जैसा आपसे क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस में कि बताओ देश की जो सेना है उसका सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होता है? देखो आजकल एक नया पद चल रहा है सीडीएस करके, है ना? तो सीडीएस नाम का पदाधिकारी है। अगर मैं कुछ सालों की पहले की बात करूं तो, या नॉर्मल वे में बात करूं तो वो राष्ट्रपति होगा, है ना? जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों को प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में रखता है। यहां पर ये काम कौन कर रहा था? बलाध्यक्ष कर रहा था। लेकिन ताम्रपत्र कहता है कि इस दौर में जो सेनाएं बटी हुई थी वो 3 भागों में थी। कुछ ऐसे थे जो पैदल काम करते थे, कुछ ऐसे थे जो घोड़ों को लीड करते हुए चलते थे, और कुछ ऐसे सिपाही थे जो हाथियों की सेना को रिप्रेजेंट करते थे। यानी तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश के समय 3 सेनाओं का उल्लेख मिला। एक सेना पैदल है, एक सेना अश्व सेना है, तीसरी सेना गज सेना। पैदल के लिए एक शब्द का यूज होता था, वो शब्द था गौल्मिक। लेकिन गौल्मिक नाम की सेना को जो लीड करता था इसका नाम था जयंपति। और जो घोड़े की सेना को लीड करेगा वो अश्वपति, और जो गज की सेना को लीड करेगा वो अश्वपति। तो ये जानकारी गजपति। तो ये जानकारी किस ताम्रपत्र के हिसाब से ली जा रही है? तालेश्वर ताम्रपत्र के। और ये ताम्रपत्र मैंने इनमें से किस वर्ष खोजा था? तो समय काल क्या था? 1915। जिस राजवंश की जानकारी देता है वो पौरव राजवंश है, और इस ताम्रपत्र में जिस भाषा का यूज है वो भाषा आपकी संस्कृत। संस्थापक किसको बताया? विष्णुवर्मन, सबसे महान राजा, प्रशासन को व्यवस्थित करने वाला। लेकिन ये ताम्रपत्र भी किसका? और अंतिम राजा कौन? विष्णुवर्मन। पहले इतने पॉइंट्स को लिख लो जरा, फिर आगे बढ़ाता हूं, थक जाओगे तुम भी फिर। हाँ, नागवंश था हेडिंग, लिखना जरा नागवंश की हिस्ट्री। हाँ ठीक है, लिखना नागवंश या नागराजवंश। लिखो इसमें पहले लिखना स्रोत, यानी सोर्सेस क्या क्या है। सोर्सेस क्या क्या है? तो सोर्सेस में लिखना नागों के। पहला सोर्स लिख दो गोपीनाथ त्रिशूल स्तंभ। गोपीनाथ त्रिशूल स्तंभ। गोपीनाथ त्रिशूल स्तंभ लिखना जरा इसमें। पहला पॉइंट लिखना, यह 6ठी 7वीं सदी 6-7, यह 6ठी 7वीं सदी में गणपति नाग द्वारा, 6ठी 7वीं सदी में गणपति नाग द्वारा स्थापित किया गया था। गणपति नाग द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें जिसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख, जिसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख है। अब वो 4 नाग राजा कौन कौन से हैं? तो लिखना स्कंद नाग। पहला नाम लिखना स्कंद नाग, दूसरा लिखना विभुनाग, विभुनाग, फिर लिखना अंशुनाग, अंशुनाग, और फिर लिखना गणपति नाग, गणपति। फिर मैंने कल बताया था कि नेपाल का एक आक्रमणकारी हमारे इस प्रदेश में आया था। कौन? अशोकचल, सन 1191 में। उसको जब हमने उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थापित करवाया था अशोकचल को, तो
उसने इस त्रिशूल स्तंभ पर कार्य किया, और हम इसको आज अशोक चल का क्या कहते हैं, विजय स्तंभ कहते हैं। लिखो, इसको आप चाहे तो नोट में लिख सकते हो। नोट में 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखना, गोपीनाथ त्रिशूल को, गोपीनाथ त्रिशूल स्तंभ को, गोपीनाथ त्रिशूल स्तंभ को अशोक चल का, अशोक चल का विजय स्तंभ कहते हैं। अशोक चल का विजय स्तंभ कहते हैं, विजय स्तंभ कहते हैं। इसी में लिखना जरा कॉमा करते हुए, अशोक चल का उत्तराखंड अभियान, अशोक चल का उत्तराखंड अभियान 1191 में हुआ। अशोक चल का उत्तराखंड अभियान 1191 में हुआ। और भी आया था कोई नेपाल से आक्रमण करने के लिए? एक कराचल देव भी आया था, वो कब आया था? वो 1223 में आया था। अपनी नॉलेज के लिए लिख देना वहीं पर कहीं पर, कराचल देव भी आया था सन 1223 में, वो अलग से लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। एक आक्रमणकारी और था नेपाल का, कराचल, ये अलग से फैक्ट लिखवा रहा हूं। कराचल देव, कराचल देव, इसका अटैक लिखना 1223 ईस्वी में हुआ। 1223 ईस्वी, 1223 ईस्वी में हुआ। लिखो जरा नेक्स्ट नोट बनाते हुए अगला, गणपति इस वंश का सबसे महान राजा था। गणपति इस वंश का सबसे महान राजा था, जिसने यह स्तंभ, जिसने यह स्तंभ शासन चलाने के, जिसने यह स्तंभ शासन चलाने के दूसरे वर्ष जारी किया। दूसरे वर्ष जारी किया। पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ भी सकती है, ये पता नहीं। जारी किया लिखना, इसका उल्लेख, इसका उल्लेख जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के शुद्ध महादेव मंदिर से प्राप्त हुआ है, मंदिर से भी प्राप्त हुआ। रिपीट कर देता हूं, इसका उल्लेख जम्मू कश्मीर के शुद्ध महादेव मंदिर, ये लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के शुद्ध महादेव मंदिर से भी प्राप्त हुआ, से भी प्राप्त हुआ। लिखो जरा अगला पॉइंट, या अगला जो सोर्स है, ये तो था गोपीनाथ का त्रिशूल स्तंभ। इस पर लिख दो जरा भाषा कौन सी है, तो भाषा है संस्कृत, इसी में लिख देना है, और लिपि है ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी है इस त्रिशूल पर। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी। फिर दूसरा सोर्स लिखना बाड़ाहाट त्रिशूल स्तंभ। अगला सोर्स है बाड़ाहाट त्रिशूल स्तंभ, बाड़ाहाट त्रिशूल स्तंभ। बाड़ाहाट त्रिशूल स्तंभ, इसमें लिखना कि जो राजाओं का नाम उल्लेखित है उन राजाओं को लिखना, या इसको ऐसे बनाना, काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप, काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप, काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप, ये दूसरा सोर्स है बाड़ाहाट त्रिशूल मंदिर के समीप, शक्ति मंदिर के, शक्ति
मंदिर के 6 मीटर ऊंचे 6 मीटर ऊंचे शक्ति स्तंभ पर 6 मीटर ऊंचे शक्ति स्तंभ पर गणेश्वर, नाम ध्यान से लिखना है, शक्ति स्तंभ पर गणेश्वर कौमा गुहानाग, 2 नाग राजा है। शक्ति स्तंभ पर गणेश्वर कौमा गुहानाग का नाम अंकित है, का नाम अंकित है, का नाम अंकित है। इसी को कनेक्ट करते हुए लिखना, यहां से संख लिपि के प्रमाण मिले। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहां से संख लिपि के प्रमाण मिले, संख लिपि के प्रमाण मिले हैं। यहां से संख लिपि के प्रमाण मिले हैं। चलो अब नई लाइन बनाते हुए चलना है। तो इन नागों की सत्ता का अंत कौन करेंगे? मौखरी करेंगे। बस ये लाइन ध्यान रखना, लिखना नागों की सत्ता का अंत, नागों की सत्ता का अंत मौखरी शासकों ने किया। मौखरी आगे लिखा हुआ है, मौखरी शासकों ने किया। नागों की सत्ता का अंत मौखरी शासकों ने किया। फिर वर्धन वंश की सत्ता भारत में आई, और मैं ऑलरेडी उसके संबंध में वेन्सांग का यात्रा वृत्तांत पढ़ा चुका हूं। तो अब सीधा नया हेडिंग डाल देना, पौरव राजवंश। पौरव राजवंश, पौरवों के लिए 2 अलग शब्द भी लिख सकते हो आप लोग, ब्रह्मपुर राज्य और पर्वताकार राज्य। ब्रह्मपुर राज्य और पर्वताकार राज्य, ये एक ही टाइटल को अलग अलग नामों से दिखाई है। पौरव राजवंश हेडिंग, उसका दूसरा नाम लिख देना ब्रह्मपुर राज्य और पर्वताकार राज्य। अब इसके सोर्स लिखना कि सोर्स क्या है। क्या था सोर्स? तालेश्वर ताम्रपत्र। अब इस राजवंश में ना बहुत सारी कहानियां चलती है मार्केट में। कोई शत्रुघ्न नगर बता देता है, कोई ब्रह्मपुर साम्राज्य बता देता है, और ये सारी की सारी चीजें वेन्सांग यात्रा वृत्तांत में देता है। ठीक है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन बनते हैं ताम्रपत्र के ऊपर, तालेश्वर के ऊपर, उसके लैंग्वेज के ऊपर, उसके पदाधिकारियों के ऊपर। तो मार्केट में चीजें आपको बहुत सारी मिलेगी। अब आपको सेलेक्ट वो करना है कि जो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा टू द पॉइंट पर चलता है। लिखना स्रोत, सोर्स क्या है। सोर्स में लिखना तालेश्वर ताम्रपत्र, ये शब्द है तालेश्वर ताम्रपत्र। सोर्स लिखना तालेश्वर ताम्रपत्र। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज लिखना 1915। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज लिख दो 1915। 1915 लिखो। इसकी भाषा क्या है? सदानंद शर्मा का नाम आता है। वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सदानंद शर्मा। इसका डिटेल आता है इस ताम्रपत्र को लेकर के कि इन्होंने ब्रीफली खोला था इसको। लिख दो वहां पर खोज 1915, और ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो सदानंद शर्मा का। ठीक है। हालांकि इनको लेकर एक डिटेल ये भी आती किताब में कि इन्होंने जब इस ताम्रपत्र को पढ़ा या उसके बारे में जानकारी दी, वो समय 1963 का था। बस आप इनका नाम ताम्रपत्र को लेकर के याद रखना। फिर लिखना इसकी भाषा संस्कृत। इस ताम्रपत्र की जो भाषा है वो लिखना संस्कृत, संस्कृत है। और नई लाइन बनाते लिखना संस्कृत भाषा, इसमें लिखना पौरव वंश उत्तराखंड का, पौरव वंश उत्तराखंड का पहला पहला
प्रशासनिक राजवंश है। यहां से प्रशासन की स्थिति देखी गई है। पौरव राजवंश उत्तराखंड का पहला प्रशासनिक राजवंश, पहला प्रशासनिक राजवंश है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस राजवंश में राजाओं का जिक्र कैसा कैसा, तो लिखना शासक। शासक में लिखना जो ताम्रपत्र जानकारी दे रहा है, ठीक। शासक आप हेडिंग बना दो, शासक। पहला नाम लिखना विष्णुवर्मन फर्स्ट, विष्णुवर्मन फर्स्ट। इसको लिख सकते हो संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक। फिर लिख सकते हो अग्निवर्मन, अग्निवर्मन। ये कौन है? ये सबसे महान राजा इस परिवार का, तो लिखना सबसे महान। अग्निवर्मन में डैश करते हुए सबसे महान राजा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट धोतीवर्मन, धोतीवर्मन। धोतीवर्मन में लिखना पहला पॉइंट, इसके लिए दो चीजें याद रखनी है धोतीवर्मन के लिए। एक कि ताम्रपत्र जिसने जारी करवाया वो धोतीवर्मन था, और दूसरा इसी ने क्या करा, प्रशासन को व्यवस्थित रूप में लाया था, या इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया। तो लिखना तालेश्वर ताम्रपत्र धोतीवर्मन से संबंधित है। धोतीवर्मन में डैश करते लिखना तालेश्वर ताम्रपत्र धोतीवर्मन से संबंधित है। लिखते लिखते याद करना, तालेश्वर ताम्रपत्र हाँ धोतीवर्मन से संबंधित है, यानी जारी करने वाला। दूसरा लिखना पौरवों का प्रशासन, इसी में दूसरा पॉइंट लिखना धोतीवर्मन। पौरवों का प्रशासन धोतीवर्मन ने व्यवस्थित किया। पौरवों का प्रशासन धोतीवर्मन ने व्यवस्थित किया, धोतीवर्मन ने व्यवस्थित किया। चलो अगला नाम लिखना विष्णुवर्मन सेकंड, विष्णुवर्मन सेकंड। और विष्णुवर्मन सेकंड को लिखना अंतिम राजा, अंतिम राजा। लेकिन एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि कुछ किताबों में हमको ये भी जानकारी मिली कि इस ताम्रपत्र में 5 राजाओं का उल्लेख है, लेकिन वो पांचवा कौन था उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो वहां पर कि ताम्रपत्र में 5 राजाओं का उल्लेख मिला है, लेकिन वो है कौन सा पांचवा वो पता नहीं चलता। ताम्रपत्र में 5 राजाओं का उल्लेख है, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट मैंने सामने रख दिए। 5 राजाओं का उल्लेख है। अब जरा हेडिंग डालना प्रशासन, प्रशासन। प्रशासन में पहला पदाधिकारी लिखना है, कौन होगा? राजा। क्या है ये? सर्वोच्च पदाधिकारी है प्रशासन का। तो लिखना हेडिंग बनाते हुए प्रशासन में राजा, और राजा में लिखना प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी, प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी। अगला सर्व विषयगत या इसी को अमात्य कहा गया है। सर्व विषयगत या इसी को अमात्य भी कहा गया है। सर्व विषयगत ये इसी को अवलिक करते हुए लिखना अमात्य। लिखना डैश करते हुए प्रधानमंत्री अवलिक राजा का सलाहकार, अवलिक राजा का सलाहकार, सलाहकार। फिर आ जाओ कुमारात्य, कुमारात्य ये भावी शासक होगा। कुमारात्य इसका जिक्र भी है ताम्रपत्र में। लिखना भावी शासक, आने वाले समय में जो राजा बनेगा, भावी शासक कुमारात्य। लिखना कोटाधिकरण,
कूटाधिकरण। कूटाधिकरण में लिखना महल का प्रबंधन करता, महल का प्रबंधन करता, महल का प्रबंधन करता। प्रतिहार, प्रतिहार आगे लिखा हुआ है प्रतिहार। राज परिवार, प्रतिहार में लिखना राज परिवार, कौमा राजधानी का प्रबंधन करता, राज परिवार का प्रबंधन करता यानी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास है। राज परिवार व राजधानी का प्रबंधन करता। फिर अगला, इसके बाद लिखना सुकारपति, सुकारपति, ये सुकारपति भोजन विभाग का मुखिया, भोजन विभाग का मुखिया, सुकारपति भोजन विभाग का मुखिया। जब हम पंवार वंश पढ़ेंगे तो वहां पर अजयपाल आएगा, वो भोजन बनाने का जो काम है वो सरोला लोगों को देगा, है ना। सरोला क्या होते हैं, हमारे इस राज्य में ब्राह्मणों की जो सर्वोच्च कैटेगरी है वो सरोला है। और इस कैटेगरी के अंदर अलग अलग कैटेगरी के जो ब्राह्मण वो आते हैं, जैसे गेरोला हो गए, नोटियाल हो गए, थपलियाल हो गए, है ना। और अजयपाल ने अनाउंसमेंट किया कि अगर भाई राज परिवार का खाना बनाएगा तो वो सरोला लोग बनाएंगे। फिर जब महिपत शाह का समय आएगा वहां पर इन सरोला प्रथा को चेंज करेंगे और उसको रोटी सूची के नाम से पुकारेंगे। अजयपाल की प्रथा आज भी आपके गांव में मिलती है। आपके घर में, बगल में, गांव में जब भी शादी होती है ना, अब तो खैर टेंट लगते हैं, अब तो बुकिंग देते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारे गांव में खाना बनाने के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है और पंडित खाना बनाते हैं। तो वो अजयपाल की सदी से चलती आ रही है। इन्होंने किसको दिया था ये पद, सुकारपति के नाम से बनाया था। लिखो जरा सुकारपति के बाद कार्गिक, 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 हाँ कार्गिक में लिखना राजा के संदेशों को, ध्यान से लिखना है, राजा के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। फिर लिखो राजद्वारिक, राजद्वारिक, राजद्वारिक कौन होगा, ये राजद्वारिक में लिखना महल में आने जाने वालों पर निगरानी रखने वाला, महल में आने जाने वालों पर निगरानी रखने वाला वो राजद्वारिक होगा। महल में आने जाने वालों पर निगरानी रखने वाला, निगरानी रखने वाला। फिर लिखना बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष जिसके पास बल होगा वो सेना को लीड करेगा, यानी सेनापति या सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी। बलाध्यक्ष में लिखना सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी। और इस टाइम पीरियड में सेना को बांट दो 3 भागों में। एक भाग आएगा पैदल, अश्व और गज। एक सेना का पार्ट होगा पैदल भाग, एक होगा अश्व का और एक होगा गज सेना। सेनाओं को 3 कैटेगरी में बांट दो। पैदल वाली जो सेना है उसके लिए रिप्रेजेंट करो गौलमिक, गौलमिक। और पदाधिकारी के लिए जयनपति शब्द का भी यूज मिला है। पैदल सेना गौलमिक है और लीड कर रहा है जयनपति, जयनपति। अश्व सेना को लीड करेगा अश्वपति और गज सेना को लीड करेगा गजपति, गजपति।
ठीक है जी। दंडपासिक, दंडपासिक, दंडपासिक कौन होगा? पुलिस विभाग का मुखिया। लिख दो, दंडपासिक में पुलिस विभाग का मुखिया। दंडपासिक, दंडपासिक, पुलिस विभाग का मुखिया। अच्छा, आप लोग एक शब्द से रूबरू हो या नहीं हो, भगवान जाने, मेरा काम है बताना। दोण, इंग्लैंड वालों ने सुना है ये नाम? जो इंग्लैंड से आए हैं शिखर अकेडमी में, जब आज से 15-20 साल पहले जब हमारी माताएं, बहनें, चाची लोग अपने मायके से ससुराल आती थी ना, तो खूब कट्टा नाच का भर भर के लाती थी कि मैंने इतने दोण ला दिए। तो दोण क्या है? मापन की एक पद्धति है, लेकिन किसे मापते हैं? अनाज को। ठीक है, आपने मापन का पैमाना शायद देखा हो, पाथा। एक पाथा कितने किलो का? एवरेज 2 किलो का। और एक दोण में कितने पाथे? 16 पाथे। और 16 पाथे का मतलब कितना किलो? 32 केजी। तो हम कह सकते हैं कि एक दोण में कितने किलो होते हैं? 32। तो ये जो मापन पद्धति का काम था, ये तालेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित है और उसको द्रोण वापम के नाम से पुकारा गया। ठीक है, द्रोण वापम। तो ध्यान रखना कि द्रोण वापम कौन है? तो मापन पद्धति का मुखिया है। तो लिखना द्रोण वापम, द्रोण वापम मापन पद्धति का मुखिया, मापन पद्धति का मुखिया वो है द्रोण वापम, मापन पद्धति का मुखिया वो द्रोण वापम कहलाएगा। ठीक है, बाकी इसके आगे वाले सेक्शन को मैं कल डिस्कस करूंगा। आज